नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीराम गौतम। और जिस तरीके से अभी मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी शिवसेना ने, तमाम धमकियां दी और उन धमकियों को लगातार दिया गया। उसके बाद कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। इसको लेकर कंगना रनौत ने गृह मंत्रालय का, खासकर गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी दिया और कहा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी कुचल नहीं सकेगा। मैं अमित शाह जी का आभारी हूँ। वो चाहते तो हालात को देखते हुए मुझे कुछ दिन मुंबई न आने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि भारत की एक बेटी के बचनों की लाज उन्होंने रखी है, हमारे स्वाभिमान और आत्मरक्षा आत्मसम्मान की लाज रखी है। जय हिंद। ऐसा कह के कंगना रनौत ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। जिस तरीके से कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, शिवसेना के द्वारा और खासकर अरविंद सावंत, अनिल देशमुख और संजय राउत जैसे शकुनियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, उसके बाद ये लग रहा था कि जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ में तमाम जो बॉलीवुड की तथाकथित साइड हीरोइन है, जो जिनके दिन लद चुके हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, वो भी लामबंद हो गई थी और पूरा का पूरा बॉलीवुड एक तरफ था और दूसरी तरफ थी कंगना रनौत। इसको लेकर कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके की बातचीत हुई, उसके पोस्टर पे चप्पलों से पीटा गया। उसके बाद गृह मंत्री ने यह कह दिया है कि कंगना रनौत को मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और संजय राउत तो लगातार कई हफ्तों से कंगना रनौत को निशाना बना रहा है। और जिस तरीके से कंगना रनौत को कल उसने हरामखोर कहा था, उसके बाद में जब कंगना ने जवाब दिया कि आपने उस समय नसरुद्दीन शाह को हरामखोर नहीं कहा जिसने देश के खिलाफ बोला था, आमिर खान को नहीं कहा जिसे देश में डर लगता था, और भी तमाम ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनको आप लोग हरामखोर नहीं कहते हैं। उनसे नहीं कहते हैं कि मुंबई छोड़कर चले जाओ। मैंने तो केवल पुलिस से इसलिए सवाल पूछे थे क्योंकि पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पिता की FIR सही तरीके से नहीं लिख रही थी। पालघर में जब साधुओं के ऊपर भीड़ हमला कर रही थी, तब महाराष्ट्र की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी हुई देख रही थी। इस वजह से मैंने मुंबई पुलिस की आलोचना की, लेकिन मुझे हरामखोर कह दिया गया, मुझे पागल कह दिया गया, मुझे डायन कह दिया गया और मेरे खिलाफ तमाम तरीके के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। कंगना ने इससे पहले एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें भी संजय राउत को जवाब दिया था और स्पष्ट तौर पर उसमें यह कहा था कि संजय राउत जी, आपने देश की तमाम महिलाओं का अपमान किया है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं पर हमले होते हैं, उनके काम करने के स्थान पर उनकी बेइज्जती होती है, घरों में उनकी पिटाई होती है, और ये सब के पीछे एक सोच जिम्मेदार है, जिस सोच को आपने मुझे गाली देकर दिखाने की कोशिश की है। आप एक सांसद हैं, आप मंत्री रह चुके हैं और उसके अलावा आप बड़े पद पर हैं, उसके बावजूद आप ऐसी बातें करते हैं, तो ये बेहद ही शर्मनाक है और भारत की बेटियों का अपमान है। ये वास्तव में एक वो लड़ाई है जो एक तरफ शिवसेना अपने आप को शिवाजी महाराज के नाम पर पार्टी चलाने का दावा करती है, और बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था जब पार्टी बनाई थी तो उन्होंने शिवसेना नाम रखा था, क्योंकि शिवाजी राजे महाराज के नाम पर ही महाराष्ट्र में बहुत कुछ होता है और उनके नाम पर ही लोगों को जोड़ा जा सकता था। शिवाजी महाराज के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार एक दूसरा दुश्मन के बेटे की बहू को सैनिकों ने पकड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उस महिला को वापस भेज दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि अगर मेरी माँ आपकी तरह बहुत ज़्यादा गोरी होती तो मैं भी गोरा होता। इस तरीके का सम्मान रखने वाले शिवाजी महाराज के नाम पर पार्टी चलाने वाले जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों का साथ देते हुए दिख रहे हैं, और एक दूसरी महिला जो कि सीधे तौर पर एक हत्या के मामले में पूरी तरीके से आरोपी बनी हुई है, जिसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, उसको बचाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस सारे के सारे वाकये के पीछे एक कारण और भी है कि जिस तरीके से बेबी पेंगुइन नाम का एक महाराष्ट्र के नेता का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की जो मौत हुई थी, उसमें सीधे तौर पर बेबी पेंगुइन का नाम आया था, और इसी वजह से इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और उसके साथियों को बचाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब एक बात निश्चित हो गई है, गृह मंत्रालय द्वारा कंगना रनौत को 22 श्रेणी की सुरक्षा दिया जाने के बाद में, कि पहले 22 श्रेणी की जो सुरक्षा थी
वो माफियाओं, आतंकवादियों या फिर देश विरोधी ताकतों के द्वारा खतरा उत्पन्न होने पर दी जाती थी। लेकिन अब पहली बार हो रहा है कि एक प्रदेश की सरकार, प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता द्वारा और प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा एक महिला को धमकी दिए जाने के बाद आज केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा है 22 श्रेणी की सुरक्षा उस लड़की को प्रोवाइड कराने के लिए। ये अपने आप में एक नया उदाहरण है। साथ ही साथ बॉलीवुड के उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक करारा तमाचा भी है जो इस गैंग के सामने झुके हुए खड़े हुए हैं या उस गैंग के साथ में काम कर रहे हैं, उसका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि कंगना रनौत ने कहा कि अब इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी कि जो देशभक्त हैं उनको कोई भी फांसीवादी ताकत या देश विरोधी ताकत झुका नहीं पाएगी। अकेला आदमी भी देश हित में कुछ भी बोल सकता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में स्पष्ट तौर से क्लियर हो गई है कि वो किसी भी देशभक्त को किसी के सामने झुकने नहीं देगी, उसका शोषण नहीं होने देगी। और जहां तक पहले ही इस पूरे मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा सुमोटो एक्शन ले चुकी है। महाराष्ट्र के जिस विधायक ने कंगना रनौत को ये धमकी दी थी कि उसको पीट पीट कर मरवा दिया जाएगा, डंडों से और पत्थरों से उसको मरवा देंगे, उसके खिलाफ FIR का आदेश रेखा शर्मा ने दे दिया था। और जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो कितने कायर हैं वो इस पूरे मामले में दिखाई देता है कि कोई भी अवार्ड वापसी वाला या कोई भी इंटॉलरेंस की बात करने वाला आदमी कंगना रनौत के पक्ष में नहीं बोल रहा है। लेकिन आज जब एक और घटना हुई कि रिया चक्रवर्ती को जब NCB के दफ्तर ले जाया गया था तो वहाँ प्रेस वालों ने सवाल पूछने के लिए भीड़ लगा ली थी। इसको लेकर भी जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम ये नचनिए इकट्ठे हो गए रिया चक्रवर्ती के लिए गीत गाते हुए और भेड़िया तक कहने लगे, मीडिया को तमाम तरीके की बातें करने लगे। लेकिन जब भेड़िए की तरह से संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का गृह मंत्री कंगना रनौत को निशाना बना रहा था, तब इनमें से किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला था, एक शब्द भी सहानुभूति का नहीं निकला था। आज ये लोग कहते हैं कि रिया को एक महिला होते हुए निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जब कंगना रनौत को महिला होते हुए पागल कहा जा रहा है, उसको चुड़ैल कहा जा रहा है, उसको डायन कहा जा रहा है, और तो और उसको खुलेआम संजय राउत जैसा एक वरिष्ठ शिवसेना का नेता, जिसको कि कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा नेता है शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे का खास आदमी है और साथ ही साथ वो केंद्र में मंत्री भी रह चुका है, ऐसा आदमी जो राज्यसभा का सदस्य भी है, वो खुलेआम एक टीवी चैनल पर हरामखोर कहता है, तब किसी को ये शर्म नहीं आती है कि ये एक महिला का अपमान हो रहा है, ये महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीधे तौर पर हनन हो रहा है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर मुंबई में रहना है तो शिवसेना की जूतियां तो इन्हें उठानी ही पड़ेंगी, शिवसेना के तलवे तो चाटने ही पड़ेंगे। अगर शिवसेना के खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो बात देश हित में हो या फिर राष्ट्र के लिए हो या जनता के हित में हो, वो बोलने पर उन्हें सजा मिल सकती है। बॉलीवुड में ये बहुत पुराना एक चलन रहा है कि शिवसेना के खिलाफ बोलने की हिम्मत वहाँ किसी भी अच्छे खासे व्यक्ति में नहीं होती है। लेकिन ये पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक कम उम्र की और एक तरीके से संघर्ष करके आगे बढ़ने वाली इस महिला ने जिस तरीके से पूरी की पूरी शिवसेना को चुनौती दी है, पूरे के पूरे शिवसेना के उन लोगों को चुनौती दी है जो मराठी मानुस का नारा देकर कई बार उत्तर भारतीयों के साथ में अत्याचार कर चुके हैं। और वही बात संजय राउत एक बार फिर सामना में करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक बाहरी ने आकर जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, मुंबा देवी का अपमान किया है, शिवाजी महाराज का अपमान किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके संकेत गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिए हैं। और विपक्षी पार्टियों को भी इस बाहरी व्यक्ति के खिलाफ बोलना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बाहरी व्यक्ति है इसका दिमाग खराब है। ये बात संजय राउत ने एक बार फिर कही है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक बार गलती कर देता है लेकिन उस गलती को मानने की बजाय बार बार उसी गलती पर दबाव देने की कोशिश करता है, तो उसका हाल वही होता है जो आज संजय राउत का हो रहा है। संजय राउत की जिस तरीके से किरकिरी हो रही है, संजय राउत को लगता है कि महाराष्ट्र में वो मराठी बोलकर, मराठी मानुस की बात करके या मुंबई के और महाराष्ट्र के सम्मान की बात करके वो हीरो बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र पूरा देश नहीं है। आज देश में जिस तरीके से संजय राउत के खिलाफ लोग बोल रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी बोल रहे हैं जो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कंगना रनौत के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई दे, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। उसने अगर ये कहा था कि मुंबई POK जैसी हो गई है, इसका मतलब ये था कि मुंबई में जाने में भारतीय नागरिकों को डरना चाहिए।
क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन वहां जाते हुए कोई भी भारतीय नागरिक डरता है, उसको वहां जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी ही बात मुंबई के पुलिस के द्वारा की जा रही थी, या मुंबई के जो विधायक थे उनके द्वारा की जा रही थी, और तो और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के द्वारा की जा रही थी। इसलिए कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी, जबकि पीओके और मुंबई दोनों ही भारत के हिस्से हैं। और इस बात को लेकर इतना तूल दिया गया कि पागलपन का शिकार बता दिया गया कंगना रनौत को, व्यक्तिगत तौर पर उसको निशाना बनाया गया, और यहां तक कह दिया गया कि उसके बाप को यहां लाना चाहिए। और बाद में जब मीडिया इसी बात को लेकर सवाल पूछ रही थी संजय राउत से, तो संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि आप उस हरामखोर लड़की की वकालत क्यों कर रहे हैं। शायद संजय राउत ये भूल गया है कि ये जो हरामखोर शब्द है ये बहुत बड़ी गाली है, और इसको लेकर अभी तक मुझे लगता है कि महिला आयोग को इस मामले में भी हस्तक्षेप करना चाहिए और सीधे तौर पर संजय राउत के खिलाफ सुमोटो एक्शन लेके उसको गिरफ्तार कराया जाना चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरीके से ये शब्द का इस्तेमाल किया है वो एक महिला का अपमान है। और महिला आयोग इस मामले में पूरी तरीके से सक्षम है कि वो संजय राउत को इस बात के लिए पूछताछ के लिए बुला सके और संजय राउत को कड़ी फटकार लगा के उसको उसकी औकात भी दिखा सके। जय हिंद, जय भारत।